डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। देखिए, चीन जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। ये फैक्ट तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन इस अर्थव्यवस्था में अब नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, इसके कारोबार बंद हो रहे हैं लोगों के वहाँ पर, और रियल एस्टेट जो है उसने चीन की कमर को तोड़ के रख दिया है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि चीन जो है वो मंदी की चपेट में आ चुका है, उसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो यह कहीं ना कहीं पर अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ही है, वैसे भी अदर एग्जाम्स के लिए भी यह इंपॉर्टेंट न्यूज़ बहुत बन जाती है। क्योंकि आप सोचिए, देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, इसकी रेलिवेंस यहाँ से देखिए कि सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। सुपर पावर के तौर पर चीन अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है, और इस कंडीशन में आके अगर चीन की इकॉनमी और अर्थव्यवस्था उसको धोखा दे रही है, तो कहीं ना कहीं पर ये विश्व के लिए या फिर आने वाले समय में विश्व के लिए किस तरह के आयाम बनेंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस डायरेक्शन में जाएंगे, उस दृष्टिकोण के तहत भी यह न्यूज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। जल्दी से देखते हैं क्या है चीज़ें भाई, जल्दी से देखिए। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, आपको पता है जो बाइडन है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो एक लगभग एक चालू बम है, ठीक है, जिसमें कभी भी धमाका हो सकता है। सोच के देखिए, ये जो कमेंट है वो बाइडन द्वारा किया गया है, ठीक है। तो अमेरिका का तो चाहता ही ये था, ठीक है। अमेरिका ने सोचा जाए तो रूस को तो कमजोर कर दिया है अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के माध्यम से, ठीक है। और चीन जो है वो अपने आप में कोलैप्स हो रहा है। ये एक बड़ी अच्छी न्यूज है अमेरिका के लिए, इसलिए अमेरिका लगातार इस चीज को लेकर, हालांकि चीजें अमेरिका के लिए भी अच्छी नहीं है। आपको पता है अमेरिका में डेट स्वैप वाली चीजें चल रही हैं, ठीक है। अमेरिका के पास जो ऋण की सीमा है, अमेरिका के अपने कारोबार बंद हो रहे हैं, वो सारी चीजें चल रही हैं, बैंक बंद हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका उतना ज्यादा डरावने कगार पर नहीं खड़ा है, क्योंकि राष्ट्र जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो पिछले साल से लगातार, अगर आप देखेंगे कोविड के बाद से चीन जो है उसकी अर्थव्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि चीन की जो धीमी आर्थिक विकास दर है ना, कोविड के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, और कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ा झटका जो है चीन को लगता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और चीन ने क्या किया, गरीब देशों की बहुत मदद जो उसने की है ना, ऋण जाल की जो पॉलिसी चीन की रहती है ना, उसकी सोच जो है वो पहले ये रहता है कि पहले लोन दे दो, उसके बाद अगर वो देश लोन वापस ना दे पाए उसको फिर से लोन दे दो। तो कहीं ना कहीं पर ब्याज को चुकाने के लिए ही लोन देने की नौबत आ जाती है उस देश के लिए। धीरे धीरे वो देश चीन के ऋण जाल में फंस जाता है, और उसके माध्यम से चीन जो है उनसे अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करवाता है, जैसे कोई सैन्य प्रोजेक्ट हो, कोई सैन्य अड्डा हो, ये सब काम चीन करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये जो नीति है इसने भी चीन के लिए कहीं ना कहीं पर संकट उत्पन्न किया है। इसके चलते चीन ने बहुत सारा पैसा अन्य देशों को दिया है, तो अपने लिए चीन के पास संकट खड़ा हो गया है। दूसरा, यहां पर आप देखिए चीन का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार जो है तीसरे महीने में गिरा है। डिफ्लेशन, ये आप जानते हैं क्या होता है, कीमतों में कमी आना, ठीक है, कीमतों में कमी आना। अब कई लोग सोचेंगे कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है ना, भारत में अगर कीमतें जो कम होती हैं तो हम लोग, बट एक स्तर से ज़्यादा कीमतों में कमी आना भी अर्थव्यवस्था की अच्छी चीज़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप इसको देखिए अगर मान लीजिए कीमतों में कमी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि मांग नहीं है, मांग खत्म हो रही। और मैंने कई बार आपको क्लासेस में भी बताया है कि यह एक सीधी सी चीज़ है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उस अर्थव्यवस्था में मांग खत्म हो चुकी है ना। मांग खत्म हो रही है, इसके चलते जो है प्रोडक्शन ज़्यादा है ना, कंपनियां जो हैं उन्होंने ज़्यादा उत्पादन कर रखा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, इसकी वजह से जो है कीमतें कम है, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कमी आ चुकी है, ठीक है। लगातार अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, कीमतें जो हैं चीन में लगातार कम हो रही हैं, और यह चीज़ जो है चीन के लिए अच्छी बात नहीं है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर कीमतें नहीं होंगी, ऑलरेडी उत्पादन जो चीज़ें कर चुकी हैं वही नहीं बिक रहा है, तो कंपनियां नया उत्पादन क्यों करेंगी, ठीक है। और प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जीडीपी का मतलब ही क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा तो किस अर्थव्यवस्था कैसे ग्रो करेगी, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। पीपीआई में गिरावट आ चुकी है, ये मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। इसका मतलब एक ये भी है कि कंपनियों, ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनियों को वहां पर मांग ही नहीं, लोग खरीदारी नहीं करना चाह रहे हैं, और मांग से एक चीज और है, लोगों के पास रोजगार भी नहीं है। अभी आगे चलकर इस अगली स्लाइड में हम ये भी देखने वाले हैं, लोग बेरोजगार हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो खरीदेंगे कैसे, उनके पास पैसा नहीं है ना, और वो खरीदेंगे नहीं तो इसका मतलब मांग में कमी है, और मांग में कमी है तो कंपनियां उत्पादन ज़्यादा करेंगे नहीं,
ठीक है, जो ऑलरेडी उत्पादन कर रहा है उस पर कंपनियों को फायदा नहीं हो रहा है। तो इसके चलते फायदा नहीं होगा तो कंपनियां नया उत्पादन नहीं कर पाएंगी, नया लोन नहीं ले पाएंगी, और जो ऑलरेडी कंपनियों ने ऋण ले रखा है, लोन ले रखा है, उसको वापस करना कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, भारत ऑलरेडी ये सब चीजें पहले आर्थिक संकट के दौरान देख चुका है ना, जब बैंकों की पूंजी वापस नहीं आई थी। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, देखिए भाई, मैं कई बार क्लासेस में भी आप लोगों को बताता हूं कि 30 से 33% का जो है वो योगदान है रियल एस्टेट का चीन में। ठीक है, तो बहुत बड़ा सेक्टर है। इसी के चलते चीन ने आज तक बहुत बड़े बड़े दावे जो अर्थव्यवस्था को लेकर किए हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो रियल एस्टेट का रहा है। ठीक है, बट अब रियल एस्टेट डूब रहा है चीन का, है ना। एक तो क्या है, प्रोजेक्ट तैयार हो रखे हैं तो लोग, मांग है नहीं, पैसा है नहीं, तो लोग घर खरीदना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मकान बने हुए हैं। आपको पता है चीन में ये हालत है, ठीक है, लोग ये तक ऑफर दे रहे हैं कि एक फ्लैट आप खरीद लो, एक फ्लैट आप खरीद लो, इसके साथ एक फ्लैट आपको फ्री मिल जाएगा। ये कंडीशन है चीन की, सोच के देखिए आप लोग। ठीक है, चीन के रियल एस्टेट की ग्रोथ जो है वो 26%, मतलब 27% जो है उसमें कमी हो चुकी है। कंपनियां फिर से यहाँ पर आप देखिए घर नहीं बिकने के चलते, और कंपनियां, ये जो कंपनियां होती है ना रियल एस्टेट की कंपनियां, ये तो इनके लिए तो ये तो बिल्कुल लोन लेकर ही चलती हैं, है ना। बड़े बड़े लोन लेकर ये लोग प्लॉट का सेटअप करते हैं, घर बनाते हैं, और अगर इनके घर बिकेंगे नहीं, फ्लैट्स बिकेंगे नहीं, तो वो कैसे वो जो कर्ज वापस कर पाएंगी। तो कंपनियां भी दिवालिया होने की तरफ हो रही। ठीक है, आयात निर्यात जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जिसके एक्सपोर्ट के बेस पर चीन बड़ी बड़ी बातें करता है, विश्व के हर देश में चीन का माल जो है वो जाता है, ये आप लोग जानते हैं। ऐसी कंडीशन में चीन का एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 14.5%। इसके कई कारण हैं। पहला, कोरोना के बाद लोग जो हैं चीन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अंतर विश्व के जो कई देश हैं वो चीन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक चीन के लिए नेगेटिव चीज़ है। आपको पता है, क्योंकि चीन ने कोरोना में अपना जो चेहरा था वो दिखाया था, बहुत सारे चीन ने रोक लगा दी थी, लॉकडाउन लगा दिया था, बहुत सारी चीज़ें चीन ने दिखाई। ठीक है, सप्लाई चेन को प्रभावित करने का प्रयास किया था। दूसरा, अगर आप देखेंगे, और चीन निर्यात तो वैसे भी किसी भी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, खास करके डेवलपिंग इकॉनमी जो भारत और चीन जैसी देश हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में चीन अब निर्यात नहीं होगा तो क्या है, विदेशी डॉलर मिलेगा नहीं उसको, है ना, विदेशी करेंसी नहीं मिलेगा, तो फिर से चीन, वही सोच के देखिए, बीओपी वाला कॉन्सेप्ट है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चीन के लिए भी उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, आप देखिए यहां पर अब निर्यात नहीं हो रहा है तो चीन के आयात में भी कमी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि घरेलू मांग में भी कमी है, ये तो हम कब से देख रहे हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में चीन की इकॉनमी जो है वो एक्सपोर्ट पर निर्भर है, बट अगर नहीं हो रहा है एक्सपोर्ट। और दूसरा, आप यहाँ पे देखिए, अमेरिका ने बहुत बड़ी बड़ी पाबंदियां लगा रखी हैं चीन पर। ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर अमेरिका ने बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी हैं चीन पर, और चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जिसके चलते, और यूरोप जो है, पूरा अमेरिका कर रहा है तो फिर यूरोप भी कर रहा है। मैंने बताया था आपको कि यूरोप जो है चीन पर अपनी निर्भरता को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना चाहता है। ऐसी कंडीशन में चीन के सामान पर रोक लगा रहा है यूरोप, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मांग जो है वो चीन के सामान की कम हो रही है। दूसरा, आप देखिए, विदेशी कंपनियां कोविड के बाद से ही चीन में नहीं जाना चाह रही हैं, है ना। और चीन, अब पहले जो सरकार, चीन की सरकार बड़ी बड़ी छूट देती थी, अब वो उतना नहीं दे पा रही है। इसके चलते चीन में निवेश भी नहीं आ रहा है। निवेश मतलब बड़ी कंपनियां आ नहीं रही हैं, और कंपनियां नहीं आ रही हैं तो चीन जो है रोजगार भी ज़्यादा नहीं दे पा रहा है। आप यहाँ पर ये देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एडीबी, उसने रिपोर्ट की है कि चीन में 10 में से 6 लोगों के पास ही नौकरी है, बाकी 4 लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए लगभग 1,20,00,000 लोग जो हैं बेरोजगार उसमें हो चुके हैं, और ये जो है लगभग 4 वर्षों में दोगुनी हो चुकी है बेरोजगारी दर, है ना। तो ये और चीन के लिए दिक्कत क्रिएट कर रहा है। अब ये चीन की हालत ऐसी हुई क्यों है ना। सबसे पहला कारण तो चीन की जो जीरो कोविड पॉलिसी है, इसने चीन को इस दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जीरो कोविड पॉलिसी मतलब चीन चाहता था कि एक भी केस जो है उसके देश में ना रहे, इसके लिए उसने सख्त लॉकडाउन लगाया। ठीक है, रोक लगाई आने जाने पर, तो इसके चलते इकॉनमी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ठीक है, दूसरा, अगर आप देखेंगे, इसी के दौरान पहले चीन क्या करता था, प्राइवेट कंपनीज में बहुत ज़्यादा दखल नहीं देता था। ठीक है, अब चीन की सरकार लगातार जो है निजी कंपनियों के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, उनमें दखल जो है चीन की सरकार का बढ़ता चला जा रहा है। इससे कंपनियां जो हैं वो चीन को छोड़ने के लिए थोड़ा सा तनाव महसूस कर रही हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आप देखेंगे तो चीन और अमेरिका के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया कि अमेरिका जो है उसने चीन के सामान पर व्यापक पैमाने पर रोक लगाने का प्रयास किया है। ठीक है, ये सुपर पावर्स अपने आप को समझती हैं, और इनके बीच में टकराव जो है वो लगातार हमें देखने को मिलता है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, यूरोप के कई देशों ने भी चीन पर जो है अपनी निर्भरता घटाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिससे चीन जो है
पहले चीन का काफ़ी सारा माल यूरोप में जाता था, अब यूरोप जो है वो समझ चुका है चीन की चाल को, है ना। तो चीन कहीं ना कहीं पे, और चीन ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, BRI जैसे प्रोडक्ट, अब चीन के पास उतना पैसा धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो एक मिनट में बस ये समझ लीजिए कि इस कंडीशन में क्या आपको लगता है किस तरह के समीकरण जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन चुके हैं, बन सकते हैं, ठीक है। देखो, मैंने आपके बताया कि जो अमेरिका है ना, उसने क्या किया है, एक तीर से दो निशाने किए हैं, ठीक है। रूस को धकेल दिया यूक्रेन के युद्ध में ताकि रूस कमजोर पड़ जाए, क्योंकि जो है जोड़ी तो इन्हीं की बन रही थी ना, किसकी किसकी, रूस और चीन जो है अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो अमेरिका के लिए दो बड़े दुश्मन थे, ठीक है, रूस और चीन। तो उसने इसको तो कमजोर कर दिया रूस वॉर में धकेल कर, अब इसको वो अर्थव्यवस्था के माध्यम से टैकल करने का प्रयास कर रहा है कि जितनी ज़्यादा आर्थिक पाबंदियां चीन पर लग सकें या चीन का व्यापार रोक सके, उतना प्रयास अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लोग देश प्रयासरत नहीं है, ये अपने नए नए तरीके निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपस में ही ट्रेड को ज़्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे डॉलर आपको पता है अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर बना हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों देशों पर लगी पाबंदियां इन देशों की अर्थव्यवस्था को कमजोर करती हैं, ठीक है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं पर यहाँ पर उसके लिए एक पॉजिटिव चीज है रूस और चीन का कमजोर होना। भारत के लिए चीजें कैसी है, सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि अगर हमारा पड़ोसी देश मंदी की चपेट में आता है ना, तो हमारे लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है ना। पड़ोस वाला देश हो, अगर वो मंदी उसमें आएगी तो कहीं ना कहीं पर उसका इफेक्ट भारत पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है चीन के साथ अच्छा खासा मात्रा में। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि चीन का और रूस का, चीन का कमजोर होना तो ठीक है भारत के हित में, फिर भी देख सकते हैं हम, रूस का कमजोर होना भारत के हित में ठीक नहीं, ठीक है। रूस अगर कमजोर होता है तो फिर से जो अमेरिका निकल के आता है उसका मनमानापन भारत को झेलना पड़ता है, ठीक है। तो भारत को थोड़ा सा समझदारी से यहाँ पे चलना होगा, बैलेंस बना के अपनी चीज़ों को आगे बढ़ना होगा, कोशिश करनी होगी कि दोनों तरफ से रिश्ते बरकरार रहें, चाहे वो रूस हो, चीन हो और दूसरी तरफ से अमेरिका हो, ठीक है। तो मुझे लगता है चीन की पूरी कंडीशन जो है मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। IR के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट्स बना के रख लीजिएगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से डील कर सकें, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, PDF वगैरह वहाँ पर शेयर की जाती हैं, ठीक है। और बाकी कोशिश रहेगी कि अब वीडियोस जो हैं रेगुलर फॉर्म में आपको मिलती रहें। थोड़ा सा अनटच हो गए थे हम समय की कमी के चलते, लेकिन अब धीरे धीरे करके कोशिश रहेगी कि आप लोगों के साथ लगातार जुड़ाव जो है वो बनाकर रखा जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।